कम्युनिटी इकोलॉजी का है, नया टॉपिक है ये, कम्युनिटी इकोलॉजी, लोटका वोल्टेरा, लोटका वोल्टेरा मॉडल ऑफ इंटरस्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। इंटरस्पेसिफिक मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, ये हमको आज पढ़ना है। चलो, तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले दो स्पीशीज ले लेते हैं। एक ले लेते हैं स्पीशीज 1, ये स्पीशीज 1, और दूसरा ले लेते हैं स्पीशीज नंबर 2, स्पीशीज नंबर 2। ठीक है, बीच में है एक कॉमन रिसोर्स। ठीक है, सपोज ये एक हर्बीवोर है, हॉर्स, और ये अनदर हर्बीवोर हो गया ज़ीब्रा। ठीक है, चलो, तो ये ज़ीब्रा का पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये अपने हॉर्स का पॉपुलेशन है। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे हॉर्सेस, और ये इधर हो गए हमारे ज़ीब्रास, और ये बीच में कॉमन रिसोर्स है। सपोज एक फील्ड ऑफ ग्रास है। ठीक है, अब ये जो कॉमन रिसोर्स है, इसी के लिए क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हॉर्स को भी ग्रास चाहिए एंड ज़ीब्रा को भी यही ग्रास चाहिए। ठीक है, तो ग्रास को लेके हो गया दोनों के बीच में कंपटीशन। इसी को हमने क्या कह दिया, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन। अब देखो, हॉर्स की पॉपुलेशन को मान लो कि ये स्पीशीज 1 इसको हमने बोला है, तो इसका पॉपुलेशन साइज हम डिनोट कर देते हैं N1 से। ठीक है, मान लो कुछ भी हॉर्स होगा, 50 हॉर्स हो या 100 हो, सबको हम N1 बोलेंगे। ठीक है, ज़ीब्रा क्योंकि हमने इसको स्पीशीज नंबर 2 बोला, तो इसकी पॉपुलेशन साइज को हम N2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये कर लिया। अब देखो, कोई भी ग्रोथ कैसा भी हो, मतलब इकोलॉजी के अंदर हमने कितने टाइप्स के ग्रोथ पढ़े, 2 टाइप के पढ़े, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल में क्या बोला कि वो अनरियलिस्टिक है ना, वो हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचर में कहीं ना कहीं जाके रिसोर्सेज की आपको शॉर्टेज होगी, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं हो सकता। तो यहाँ भी क्या होगा, चाहे वो हॉर्स हो या ज़ीब्रा हो, अगर इंडिविजुअली देखें तो दोनों का अपना अपना एक लॉजिस्टिक ग्रोथ होगा। ठीक है, मान लो कंपटीशन नहीं है, नहीं भी है, तो भी क्या होगा, ग्रास कभी ना कभी तो शॉर्टेज होगा ना एक दूसरे को, तो लॉजिस्टिक होगा ग्रोथ। ठीक है, तो हम लॉजिस्टिक से ही बात स्टार्ट करेंगे। चलो, आप भी बताओ लॉजिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखना होगा। dn/dr है तो r - n लाइन k - n k - n बाई k। तो यहाँ पे एक पार्टीशन कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन फॉर स्पीशीज नंबर 1, क्या है, हॉर्स। ठीक है, तो लिखेंगे dn बाई dt इज इक्वल टू r n k - n डिवाइडेड बाई k। ठीक है, अब लिखेंगे हम लॉजिस्टिक इक्वेशन फॉर स्पीशीज नंबर 2, ज़ीब्रा के लिए लिखना है। क्या लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे, dn डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू rn k - n डिवाइडेड बाई k। ठीक है, लिख दिया। दोनों तो सेम लग रहा है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करें, 1 2 लगा देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे N1 लिख दिया, तो क्या पता चला, ग्रोथ रेट ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, हॉर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ भी लगा दो 1, k में भी 1 लगा दो, r में भी 1 लगा दो, सब में 1 लगा दे। इनका मतलब हुआ कि हमने बता दिया कि r किसके लिए है, k किसके लिए है। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं सब में, जिससे पता चल सके कि ये किसके लिए है, ज़ीब्रा के लिए है। लेकिन अभी क्या हुआ, क्या ये इक्वेशन हमको बता रहा है ज़ीब्रा के बारे में, कुछ भी बता रहा है, ये तो हॉर्स की बात कर रहा है। क्या ये हमको हॉर्स के बारे में, ये तो सिर्फ ज़ीब्रा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमको कंपटीशन का पता चल सके, मतलब दोनों इक्वेशंस को हमको मॉडिफाई करना है। तो अब कैसे मॉडिफाई करेंगे, उसके लिए देखो, ये सब याद नहीं रखना है, कैसे क्या हो रहा है याद नहीं रखना है। ठीक है, क्या याद रखना,
नंबर है, मान लो जैसे n1 बोला हमने इसके पॉपुलेशन साइज को, तो n1 क्या करेगा, n2 के साथ कंपीट करेगा, ठीक है। तो एक नया टर्म आएगा अब इस कंपटीशन को डिनोट करने के लिए, जो कि है अल्फा, ठीक है। अल्फा से डिनोट करेंगे। अल्फा क्या हो गया, कंपटीशन कोएफिशिएंट, कंपटीशन कोएफिशिएंट हो गया अल्फा, ठीक है। अब इस अल्फा में अगर हम इसके सबस्क्रिप्ट में 1 2 लगा दें, छोटा 1 2 लगा दें, तो इसका क्या मतलब हो गया अल्फा का, कंपटीशन कोएफिशिएंट रिलेटिव 1 and 2। यस, कंपटीशन कोएफिशिएंट बता रहा है ये 1 2 के बीच में। पर और स्पेसिफिकली बात करें तो ये बताएगा, पीछे से चलना है, ठीक है, 2 का इफेक्ट अपॉन 1, ठीक है। ये बताएगा कि स्पीशीज नंबर 2 जो है वो 1 को कैसे इफेक्ट करता है। इसी अल्फा में अगर हम 2 1 कर दें तो इसका मतलब क्या हो गया, अब हो गया कि 1 का इफेक्ट अब बताएगा 2 के ऊपर, है ना। हॉर्स का इफेक्ट जिब्रा के ऊपर और ये जिब्रा का इफेक्ट हॉर्स के ऊपर, ठीक है। तो 1 2 2 1 का मतलब समझ गए। अब देखो अल्फा 1 2 अगर हम कहते हैं तो ठीक है, अल्फा 1 2 का मतलब तो हो गया, ठीक है, इफेक्ट ऑफ जिब्रा ऑन हॉर्स, बट हाउ मेनी जिब्रा, तो जब तक अल्फा के आगे कुछ लगा ना हो तब तक मान लो कि ये एक की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब इस जिब्रा के पॉपुलेशन में क्या सिर्फ एक ही जिब्रा है, नहीं, बहुत सारी जिब्रा है, मान लो 100 जिब्रा है यहाँ पे। तो ये अल्फा 1 2 बता रहा है इफेक्ट ऑफ 1 जिब्रा ऑन हॉर्स पॉपुलेशन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ 1 जिब्रा ऑन हॉर्स पॉपुलेशन। तो अगर अल्फा 1 2 इज द इफेक्ट ऑफ 1 जिब्रा ऑन हॉर्स पॉपुलेशन, तो इस कंप्लीट जिब्रा दैट मींस पूरे 100 जिब्रा का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, अल्फा n2 n1, इसमें लगा देंगे हम n2, है ना। एक जिब्रा का इस पूरे हॉर्स के ऊपर इफेक्ट है अल्फा 1 2, तो पूरे जिब्रा का कितना हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सबको, क्या होता है, पॉपुलेशन साइज है, टोटल पॉपुलेशन का नंबर, ठीक है, यस। तो n2 हो गया टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन स्पीशीज नंबर 2, तो n2 1 अल्फा 1। अब देखो अल्फा 2 1 क्या हो गया, तो ये भी एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है कि इफेक्ट ऑफ 1 हॉर्स ऑन कंप्लीट जिब्रा पॉपुलेशन, तो इफेक्ट ऑफ कंप्लीट हॉर्स क्या हो जाएगा, n1, इसको इनटू n1 करो, ठीक है, हो गया एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट, कैसे डिनोट करना है समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया जिब्रा का इफेक्ट और ये हो गया हॉर्स का इफेक्ट। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमको उसमें कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट कर देना है। अब आप खुद सोचो, ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या करेगा, ये इफेक्ट ऑफ जिब्रा ऑन हॉर्स है, तो जिब्रा जो है वो हॉर्स के ग्रोथ रेट पर कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव डाल रहा है, ठीक है। उसको घास कम अवेलेबल होगा बिकॉज ऑफ जिब्रा, तो इसलिए हम हॉर्स का जो एक्सप्रेशन है लॉजिस्टिक का, उसमें से माइनस कर देंगे उस एक्सप्रेशन को, ठीक है। क्या क्या माइनस करेंगे बताओ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, n1 अल्फा n1 या n2, हॉर्स का लिख रहा है ना, हॉर्स के ऊपर जिब्रा का इफेक्ट n2 लिखेंगे, ठीक है। तो n2 इंटू अल्फा 1 2 लिखेंगे, समझ में आ रहा है। अल्फा 1 2 मतलब क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ जिब्रा ऑन हॉर्स, इफेक्ट ऑफ 2 ऑन 1, तो इफेक्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा, उसका पॉपुलेशन साइज से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको हम कहते हैं लॉटका-वॉल्ट्रा इक्वेशन, ठीक है। चलो अब यही काम इसमें करो, इसके ऊपर किसका इफेक्ट हमको देखना है, स्पीशीज 1 का, क्योंकि ये 2 के लिए है, तो फिर से माइनस करेंगे। अब बताओ क्या माइनस करेंगे, n1 इंटू अल्फा 2 1, इफेक्ट ऑफ 1 अपॉन 2 कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन लॉटका-वॉल्ट्रा इक्वेशन फॉर स्पीशीज नंबर 2, और दिस इज लॉटका-वॉल्ट्रा इक्वेशन फॉर स्पीशीज नंबर 1। तो यहाँ से ये ब्रैकेट हम हटा नहीं सकते यार, k1 माइनस k2 माइनस n2, और लास्ट में यहाँ एक ब्रैकेट डाल दो, सेम यहाँ भी इस ब्रैकेट को हटा के एक कॉमन ब्रैकेट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, ये इक्वेशन आपको दिया रहेगा, ठीक है, बट थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछेगा कि बताओ स्पीशीज 1 का है या फिर ये स्पीशीज 2 का है, तो कैसे कैसे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो देखो k2 क्या हो गया, सबके लिए कॉमन है, k2 डिनोमिनेटर सबके लिए कॉमन है, तो हो सकता है सबके नीचे अलग अलग k2 लगा दें और तब पूछे क्या हो जाएगा, कैसा इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा, इसको मॉडिफाई करो तो ये हो जाएगा dn2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू r2 n2 बाई k2 लिखो, ठीक है, माइनस k2 बाई k2 क्या हो गया 1 हो गया, सॉरी यहाँ पे
मल्टीप्लीकेशन है ना, ठीक है, ब्रैकेट डालो, 1 हो गया माइनस n2 डिवाइडेड बाई k2 माइनस n1 अल्फा 21 डिवाइडेड बाई k2। तो ये भी लॉटका-वॉल्ट्रा इक्वेशन फॉर स्पीशीज नंबर 2 है और ये भी वही चीज़ है। ये देख के कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अल्फा के बारे में 2 बातें और जान लेते हैं कि अल्फा का जो वैल्यू है अगर वो 1 से कम हो जाए, मान लो जो अल्फा है वो अगर 1 से कम हो उसका वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन कम है, ना के बराबर है, नील है, कह सकते हैं। तो उस केस में क्या बोल देंगे ना कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो कम है और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो ज्यादा है। दैट मीन्स कि घर में ही ज्यादा लड़ाई है तो बाहर वालों से क्या लड़ेंगे, हमारी बात, हॉर्स आपस में ही इतना कम्पीट कर रहे हैं कि ज़ीब्रा का इफेक्ट उसके सामने नील पड़ गया। अगेन अगर ग्रेटर देन 1 हो तो अभी जो हमने देखा वो कि उस केस में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की इंटेंसिटी ज़्यादा है और इंट्रा की इंटेंसिटी कम है, ठीक है। चलो अब हम जाते हैं उस पार्ट में जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमको ग्राफ को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट स्पेस ग्राफ, स्टेट स्पेस ग्राफ। इस ग्राफ का मतलब हुआ कि ग्रोथ रेट 0, ग्रोथ रेट को 0 मान के हम इस ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। तो स्टेट स्पेस ग्राफ फॉर स्पीशीज 1 बनाएंगे पहले, फॉर फर्स्ट स्पीशीज, स्पीशीज 1 क्या है, हॉर्स मान लिया है अभी जिसको। चलो फटाफट से लॉटका-वॉल्ट्रा इक्वेशन बोलो स्पीशीज 1 का, dn1/dt इज इक्वल टू r1 n1 देन k1 k माइनस n1 माइनस k1 अल्फा 2 इफेक्ट ऑफ अल्फा n2 अल्फा था, ठीक है, पीछे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय k1, ठीक है। अब देखो स्टेट स्पेस ग्राफ फॉर स्पीशीज 1 हम बनाने जा रहे हैं, इसलिए हमने स्पीशीज 1 का लॉटका-वॉल्ट्रा इक्वेशन लिखा। अब इस इक्वेशन में हमको ग्रोथ रेट को 0 करना है सबसे पहले। तो ग्रोथ रेट कहाँ पे, किस एक्सप्रेशन से ग्रोथ रेट का पता चल रहा है, dn1/dt, तो इसको कर दो 0, तो 0 इज इक्वल टू r1 n1, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, k1 माइनस n1 k1 माइनस 0 हो अल्फा 1 जाएगा, 2 तो r1 अब बताइए इसको k1 सिंपलीफाई करके बताइए क्या आता है, k1 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, फिर ये r1 एक्सप्रेशन पूरा 0 हो गया, क्यों, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाते हैं डिवाइड हो गया, सब खत्म हो गया, ठीक है। फाइनली क्या आता है, k minus n1 k1 माइनस n1 minus alpha 1 2 माइनस अल्फा 1 2 n2 n2 equal to 0। इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आके रुकेंगे हम, ठीक है, कर दिया ग्रोथ रेट 0। चलो समझ में आ रहा है सबको क्या किया, ठीक है। अब बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारा 2 एक्सिस होगा, y एक्सिस हो गया और ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। अब देखो हम पक्का कर लेते हैं, एक चीज फिक्स कर लेते हैं कि x एक्सिस को हमेशा हम स्पीशीज 1 के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इसमें स्पीशीज 2 का कुछ नहीं लिखना है, स्पीशीज नंबर 1 का हम पॉपुलेशन साइज जो है वो x एक्सिस पे डिनोट करेंगे और y एक्सिस का पॉपुलेशन साइज, सॉरी स्पीशीज 2 का पॉपुलेशन साइज हम y एक्सिस पे रखेंगे हमेशा सारे ग्राफ में, ठीक है। चलो तो ये क्या बना रहे हैं हम, स्टेट स्पेस फॉर स्पीशीज नंबर 1, उसका ग्रोथ रेट 0 किया। अब बताइए इसकी हेल्प से पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो कि इस लाइन पर इस ये जो लाइन है ये दिखा रहा है कि dn1/dt 0 है, ठीक है। ये लाइन क्या दिखा रहा है कि dn1/dt 0 है। हमको ये 2 पॉइंट्स चाहिए, अब क्या होगा ये, इसकी हेल्प से ये दोनों पॉइंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कुछ नहीं, बेसिक मैथ्स होता है
कि जब भी आपको एक्स एक्सिस पर पॉइंट ढूंढना हो तो आप क्या करो, इक्वेशन में y को 0 करो, और जब भी y पर एक पॉइंट ढूंढना हो तो उस इक्वेशन में x को 0 करो। ठीक है, तो पहले हम x वाला पॉइंट ढूंढते हैं, तो x का पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, y को 0 करो। तो इस इक्वेशन में y कहाँ पर है, इस इक्वेशन में y एक्सिस पे आप क्या डिनोट करते हो इस इक्वेशन पे, पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज किसका, यानी कि 2 का। जी तो कौन सा वो एक्सप्रेशन है जो पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीशीज 2 को दिखा रहा है, n2। तो n2 ही y है, हाँ। और x क्या है इसमें, n1। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमको क्या ढूंढना है, ये पॉइंट ढूंढना है जो कि x एक्सिस पर है। y 0 करेंगे तो n2 को 0 करो, तो k1 माइनस n1 माइनस अल्फा 1 2 इंटू n2 को 0 कर दिया इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करो, क्या आया, K1 minus N1 is equal to 0। क्या आया, यहाँ तक रुक गए। ठीक है, अब आगे भी कर सकते हैं, k1 इज इक्वल टू n1, ये हुआ फाइनल। ठीक है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। क्या मिला, x मिला हमको, हम ढूंढ क्या रहे थे, x ढूंढ रहे थे अपना, यही तो n1 ही तो है x, हाँ। k1। दैट मींस ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, k1 हो गया। इसको मार्क करके लिखो k1। ठीक है, ये याद रखना है कि x एक्सिस पर k1 पे कट करता है। अब y ढूंढो, y के लिए क्या करेंगे इस इक्वेशन में, तो x को 0 करो और बताओ y क्या आता है, क्या आएगा, माइनस अल्फा एंड कुछ n2 इक्वल टू अल्फा 1 2 अल्फा कॉपी में करिए, पेन से करिए। वही अल्फा 1 2 1 से x तो n1 k1 y चाहिए तो x को 0 करना है। नहीं x को 0 करने का मतलब n1 को 0 1 करना बाय है। अल्फा 1 बाय भी नहीं होगा माइनस क्या आया, n1 बाय अल्फा 1 2 देखो y ढूंढ रहे हैं, x को 0 करने बोला है, मतलब n1 को 0 करना है। k1 माइनस 0 माइनस अल्फा 1 2 इंटू n2 इज इक्वल टू 0, ये हुआ। फिर k1 माइनस अल्फा 1 2 n2, ये बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, k1 इज इक्वल टू अल्फा 1 2 इंटू n2 होगा। ठीक है, और हमको चाहिए क्या, y ढूंढ रहे हैं ना हम, हमको n2 पे जाना है, तो k1 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 नहीं तो करना था, तो y मिल गया। y क्या होगा, वो पॉइंट क्या है, k1 बाय अल्फा 1 2 k1 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 2 है ये पॉइंट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स को आप एकदम याद रखो, वो डेरिवेशन याद भी नहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, उसको वो पूछा भी नहीं जाएगा। ये याद रखो कि जब स्पीशीज 1 का ग्रोथ रेट 0 होगा उस वक्त हमारा x और y किस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, जो लाइन है वो x y को किस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, तो x को कट करेगा k1 पे और y को कट करेगा k1 बाय अल्फा 1। अब देखो इस लाइन का थोड़ा हम और मतलब समझते हैं। हमने लिख दिया कि इस लाइन का मतलब है d1 बाई dt इज इक्वल टू 0, मतलब ग्रोथ रेट ऑफ स्पीशीज 1 0। तो स्पीशीज 1 क्या है, हॉर्स है।
हॉर्स के पॉपुलेशन में बर्थ बराबर डेथ हो गया है, तभी तो ग्रोथ रेट 0 हुआ ना। जितने लोग आ रहे हैं उन लोग जा भी रहे हैं। अब कोई एक पॉइंट लो, कोई पॉइंट उठाओ यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर पूछा जाए, चलो ये 0 है मान लो, ठीक है, ये 10, 20, 30, 40, ठीक है। उधर भी ऐसे ही कुछ कर लेते हैं, 10, 20, 30 एंड 40, दिस इज 50, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पूछा जाए कि बताओ कितने पॉपुलेशन में इस पॉइंट पर हॉर्स हैं और कितने जिब्रा हैं, क्या होगा जवाब? कितने हॉर्स हैं? 20 and zebra. क्या? ठीक है, अब हॉर्स हो जाएगा 25 के अप्रॉक्स और ठीक है, और zebra हो जाएगा 38 के अप्रॉक्स। ठीक है, 38 के पास, चलो ठीक है। थोड़ा ऐसा है। तो जब हॉर्स का पॉपुलेशन 25 के अप्रॉक्स है और जिब्रा 30 के अप्रॉक्स है, उस वक्त क्या हो रहा है? हॉर्स का ग्रोथ रेट 0 है। ये लाइन क्या दिखा रहा है? dn1/dt 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो जब इस पॉइंट को हम ऐसे कोइंसाइड कर रहे हैं इसके साथ, तो कहीं यहाँ पे आ रहा है और ये कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जब इतने जिब्रा और इतने हॉर्स हो, तब हॉर्स के पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 0 चलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट उठाओ, यहाँ पे उठा लिया। अब बताओ, अगेन वही बात, कितने हो गए? तो हॉर्स लगभग 18-19 के आस, और ये 45। तो जब 45 जिब्रा और 19 हॉर्स होंगे, तब फिर से हॉर्स का ग्रोथ रेट 0। तो इस लाइन पे आप जितने भी पॉइंट उठाओ, उस पे जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो सभी पे हॉर्स का ग्रोथ रेट 2 बढ़ता जा रहा है, स्पेसिस 1 घटता जा रहा है। यस, हम इस पे यही दिखाने की कोशिश करेंगे। 1 पे 2 का क्या इफेक्ट है, कितने 2 के इंडिविजुअल्स होंगे, कितने 1 पर, ज़ेब्रा है का ना। इफेक्ट पड़ रहा है इसमें। ज़ेब्रा इतना है तो हॉर्स कितना होना चाहिए, उस कॉम्बिनेशन पर ग्रोथ रेट हॉर्स के पॉपुलेशन का 0 चलेगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्टेट स्पेस ग्राफ फॉर स्पीशीज नंबर 1। अब यही काम हमको करना है स्पीशीज नंबर 2 के लिए। फिर से एक स्टेट स्पेस ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ को याद कर लीजिए, ये दोनों पॉइंट्स याद कर लीजिए, ठीक है। K1 पे x एक्सिस और K1/α12 y एक्सिस पे। चलो दूसरा बनाते हैं अब, स्टेट स्पेस ग्राफ फॉर स्पीशीज नंबर 2, जो कि हमने ज़ेब्रा बनाया। शुरुआत करेंगे अपना लॉट का वोल्टर इक्वेशन के साथ। क्या है वो? तो dn2/dt इज इक्वल टू r2 इंटू n2 k2 माइनस n2 माइनस अल्फा, क्या क्या हो जाएगा? अल्फा के साथ 1 2 या 2 1 2 1 इंटू क्या हो जाएगा? ठीक है, डिवाइडेड बाय K2। ये गया लॉट का वोल्टर इक्वेशन। अब ग्रोथ रेट किसका 0 करेंगे? स्पीशीज 2 का, ठीक है। 1 का तो कर लिया ना, ठीक है। स्टेट स्पेस किसके लिए बना रहे हैं? 2 के लिए। अब dn2/dt को 0 करेंगे। चलो सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो और बताओ कि क्या आता है फॉर्मूला। K2/α21। K2 फाइंड करना है क्या? पहले इक्वेशन बनाइए, फाइनली क्या आता है उसमें, फिर K2 minus N2 minus alpha 2 n is equal to 0. K2 माइनस n2 K2 minus N2 minus alpha 2 1 माइनस अल्फा 2 1 N1 इज equal to 0। ये इक्वेशन आ गया हमारा। से अब बताइए, सबका आया ये? ठीक है। अब इसमें से हमको फिर से dn2/dt का ये लाइन हो गया,
डी इंटू बाई डी टी इक्वल टू 0। अब इसके लिए x और y फाइंड आउट करिए। तो पहले x ये वाला पॉइंट बनाइए, इसका क्या होगा, अगेन y को 0 करेंगे। इसमें कहाँ पे है y, ये है अपना y, इसको 0 करिए। देखिए क्या आया होगा, K2 by alpha 2 1 k2 by alpha 2 2 1 1। दिस पॉइंट इज k2 by alpha 2 1 और y क्या होगा, x2 K2 k2 होगा। तो दिस पॉइंट इज k2। ठीक है, अगेन कोई भी पॉइंट उठाओ, उस पर जो भी कॉम्बिनेशन होगा ज़ेब्रा हॉर्स का, उस कॉम्बिनेशन पे क्या हम मानेंगे, इसका ग्रोथ रेट 0 होगा, स्पीशीज 2 का स्पीशीज 2 का। ठीक है, 0 से स्टार्ट करो। स्पीशीज 2 के लिए है तो ज़ेब्रा के लिए हम मान रहे हैं 10 20 30। इसका भी हम ऐसे हाइपोथेटिकली देख सकते हैं। ये पॉइंट उठा लिया, अब बताओ इस पॉइंट पर कितने हो गए ज़ेब्रा, 25 और कितना हो गया हॉर्स, मान लो 30। तो जब 25 ज़ेब्रा होंगे पॉपुलेशन में और 30 हॉर्स होंगे उस कॉम्बिनेशन पे, ज़ेब्रा का ग्रोथ रेट 0 होगा। ठीक है, ये बात हो गया। अब देखो इसमें और भी इंपॉर्टेंट बातें छिपी हुई हैं स्टेट स्पेस ग्राफ में। क्या क्या, तो ये जो 2 पॉइंट्स हमको मिलता है, ठीक है, तो K2 क्या है, K2 के बारे में हमको पता है, ये कैरिंग कैपेसिटी है स्पीशीज 2 की। ठीक है, ज़ेब्रा का ये कैरिंग कैपेसिटी है। तो फिर K2 by alpha 2 1 क्या है, तो देखो K2 by alpha 2 1 है किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे है ना, x पे है। तो ये क्या दिखा रहा होगा, टाइम है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, क्या है ये, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो किसका, कौन से स्पीशीज का नंबर है ये, हॉर्स का नंबर और या फिर ज़ेब्रा, ज़ेब्रा किस एक्सिस पे बना हुआ है ये पॉइंट, एक्स पे है। तो फिर ज़ेब्रा कैसे दिखाएंगे, हॉर्स को दिखाएंगे ना, स्पीशीज 1 हमने हॉर्स माना है। तो इस एक्सिस पे जो कुछ भी आप मार्क करोगे वो क्या दिखाएगा, n को n1 को दिखाएगा, N1 horse है ना, हॉर्स का इंडिविजुअल्स का नंबर है ये। तो K2 by alpha 2 1 क्या है एक्चुअली में, तो ये हॉर्स के वो इंडिविजुअल्स हैं, वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि कम से कम होने चाहिए इफ ज़ेब्रा को हराना है कंपटीशन में। तो ये आपके लॉटका वोल्ट्रा का बेसिस बनेगा, क्वेश्चन आपके इसी से बनेंगे, इसको मार्क करके आप लिख भी सकते हो कि K2 by alpha 2 1 जो हमने x एक्सिस पे मार्क किया हुआ है ये एक्चुअली में है क्या, तो ये है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 1 रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट स्पीशीज 2। दूसरे शब्दों में बोले तो K2 by alpha 2 1 is the minimum number of horses, minimum number of species 1 required to win the competition। ठीक है, चलो प्रीवियस ग्राफ को देखते हैं। स्टेट स्पेस फॉर स्पीशीज 1 को देखो और बताओ K1 क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है स्पीशीज n का मतलब हॉर्स का। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, K1 by alpha 1 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पीशीज 2 का, यस ये N2 के एक्सिस पे प्लॉट किया ना, N2 को दिखाया हाँ। मतलब ये ज़ेब्रा का नंबर बता ज़ेब्रा रहा का है। नंबर तो ये फिर हो जाएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ ज़ेब्रा रिक्वायर्ड टू विन। अगर ज़ेब्रा की पॉपुलेशन में अगर इससे कम ज़ेब्रा हो गए तो ज़ेब्रा कभी भी हॉर्स से विन नहीं कर पाएगा, कम्पीट करेगा बट लूज कर जाएगा। ठीक है, मतलब समझ गए। तो हमको 4 पॉइंट्स का मतलब याद रखना है। ठीक है, पहला 2 पॉइंट क्या मिला, K1 एंड K1 by alpha 1 2। तो K1 का मतलब हमको मालूम है कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीशीज 1। K1 by alpha 1 2 का मतलब याद रखना कि यहाँ पे भले ही K1 लिखा हो, आगे में न्यूमरेटर में K1 हो, बट एक्चुअली में ये स्पीशीज 2 के लिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हमने y पे प्लॉट किया है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 2 इतने होने चाहिए अगर स्पीशीज 2 को विन करना है तो। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स याद कर लो यहाँ से। और इस ग्राफ से ये 2 पॉइंट्स, एक हो गया K2, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीशीज 2, और एक हो गया K2 by alpha 2। तो ये हो गया कि मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज 1 जो कि होने चाहिए इफ दे हैव टू विन। ठीक है, तो K2 लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है कि K2 देख के स्पीशीज 2 का समझ लिया, नो, K2 by alpha 2 1 है, तो याद रखना ये स्पीशीज नंबर 1 की बात कर रहा है। ठीक है, चलो अगर आप ये 4 पॉइंट समझ गए तो लोटका वोल्ट्रा आप समझ गए।
अब हम क्या करेंगे कि यही दोनों पॉइंट्स के मतलब यही दोनों ग्राफ्स के हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे 4 डिफरेंट टाइप्स का, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जो हमने 2 स्टेट स्पेस ग्राफ्स बना लिए हैं, सब कुछ पता है आपको, ठीक है, बस आप जवाब दे देंगे। मान लो कि इस पॉइंट पे हम पता लगाना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर dn1/dt क्या है, 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, बताओ। इस पॉइंट पर dn1/dt क्या होगा? 0। देखो 0 नहीं होगा क्योंकि 0 तो इस लाइन पे है ना, dn1/dt का जो भी ग्रोथ है 0 वो इस लाइन पे ही होगा। इस लाइन के नीचे हम बात कर रहे हैं, नीचे क्या होगा? यहाँ पे ग्रोथ रेट नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? तो 40 माइनस 30 करें तो 10 आता अगर इन केस मैक्सिमम dn/dt लेफ्ट जाएंगे। देखो याद रखना कि जो हमारा ये ग्राफ है कि इसको हम जीरो आइसोक्लाइन बोलते हैं। स्टेट स्पेस ग्राफ का ये जो लाइन बनता है इसको हम जीरो आइसोक्लाइन बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो लाइन है अगेन दिस इज आल्सो जीरो आइसोक्लाइन, ठीक है, जीरो आइसोक्लाइन। तो यहाँ पूछा गया कोई भी पॉइंट अगर अपने जीरो आइसोक्लाइन के अंदर रहेगा तो वहाँ पे ग्रोथ रेट पॉजिटिव चलेगा, और अगर हम जीरो आइसोक्लाइन से बाहर चले गए तो फिर ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, समझ रहे हो, यहाँ पे जीरो है तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से हम कह सकते हैं डेड लाइन हो गया, ठीक है। इसके पहले रहेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, इसके बाद जाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो अब आप बताओ कि इस पॉइंट पर अगर हमको ये दिखाना हो कि स्पीशीज 1 का ग्रोथ रेट पॉजिटिव है तो हम एरो को ऊपर की तरफ दिखाएंगे, नीचे की तरफ दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे या इधर दिखाएंगे? लेफ्ट साइड। बढ़ता हुआ ग्रोथ रेट स्पीशीज side. 1 का, स्पीशीज 1 का बढ़ता हुआ ग्रोथ रेट राइट साइड दिखाएंगे, क्योंकि स्पीशीज 1 देखो ना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पे 0 है, इस तरफ बढ़ रहा है ना स्पीशीज 1, तो इसलिए हम इस तरह के एरो से दिखाएंगे, ठीक है, बढ़ता हुआ स्पीशीज 1। ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, यहाँ पे स्पीशीज 1 का ग्रोथ रेट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा क्योंकि हम आइसोक्लाइन के बाहर चले गए हैं, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट कैसा दिखाएंगे हम स्पीशीज 1 का? लेफ्ट साइड घटता हुआ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते हुए, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे आओ, ये क्या है, जीरो आइसोक्लाइन स्पीशीज नंबर 2 का है, ठीक है, इस पॉइंट पे ले लो। अब बताओ ग्रोथ रेट क्या होगा स्पीशीज 2 का, बढ़ेगा या घटेगा? आइसोक्लाइन के हम नीचे हैं अभी, ग्रोथ रेट पॉजिटिव होगा, तो बढ़ता हुआ स्पीशीज 2 का ग्रोथ रेट किधर दिखाएंगे? ऊपर की तरफ, क्योंकि स्पीशीज 2 का क्या है, वाई एक्सिस है ना, बढ़ते हुए इंडिविजुअल्स ऊपर, और अगर यहाँ चले गए आइसोक्लाइन के बाहर निकल गए तो घटता हुआ ग्रोथ रेट दिखाएंगे स्पीशीज 2 का, तो नीचे की तरफ दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स याद हो गए होंगे आपको, K2 बाय अल्फा 2 एंड K2, और उधर K1 एंड K1 बाय अल्फा 1 2, ठीक है। अब इसके हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, उन कॉम्बिनेशंस को हम सिनेरियोज के नाम से जानेंगे, ठीक है। सिनेरियो नंबर 1, ठीक है, चलो एक्स एक्सिस पे किसको दिखाना है? स्पीशीज 1 को, N1 को दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे N2 को दिखाएंगे, ठीक है। पहला स्टेट स्पेस ग्राफ हम बनाते हैं स्पीशीज 2 का, ठीक है, ये स्पीशीज 2 का है, यहाँ पे लिखेंगे dN2/dt इज इक्वल टू 0। अब बताइए ये पॉइंट क्या होगा, स्पीशीज 2 के लिए है ये, K2 बाय अल्फा K2 बाय अल्फा 2 1, और ये पॉइंट क्या होगा, K2, ठीक है, स्पीशीज 2 का बना देंगे। अब इसी में हम स्पीशीज 1 का भी बना देंगे, ठीक है। अब बताइए ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे अपने, ये पॉइंट क्या है, K पर यस,
ये K1 हो गया, ये लाइन क्या है तो dN1/dt इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है K1/α 1 2 ठीक है। यही चारों पॉइंट्स याद रखने बोले थे आपको, बस ऐसे ही याद रखना है। चलो अब क्वेश्चन है, सिनेरियो नंबर 1 ऐसा दिख रहा है हमारा, और क्वेश्चन है कि हु विल विन, हॉर्स और जिब्रा में से हु विल विन द कंपटीशन, ऐसा पूछा गया। तो अब कौन जीतेगा इसका सवाल का जवाब जानने के लिए हमको वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हॉर्स के पॉपुलेशन में क्या बताया गया था, मिनिमम कितने हॉर्सेस होने चाहिए अगर उसको कंपटीशन जीतना है, तो कितने होने चाहिए हॉर्स के पास। K2/α 2 1 हाँ N1 वही है हॉर्स वही है Yes ma'am. K2/α 2 1, मिनिमम इतने हॉर्स हमारे पास होने चाहिए पॉपुलेशन में। पर असल में अभी देखो कितने हॉर्सेस हैं हमारे पास इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग, K1 है, K1 क्योंकि रेड लाइन ही हमको स्पीशीज 1 के बारे में बता रहा है सब कुछ, है ना। टू तो ब्लैक, जो ब्लैक लाइन है वो तो 2 के लिए है, स्पीशीज 2 के लिए, तो 1 के बारे में इंफॉर्मेशन हमको यही देगा। तो हॉर्स के अभी कितने इंडिविजुअल्स हैं हमारे पास, K1 है ना। एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे हॉर्स K1, तो देखो रिक्वायर्ड था इतने हॉर्सेस, पर है इतने, तो क्या ये हॉर्सेस के लिए अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है ना। जीतेगा। Yes ma'am. रिक्वायर्ड तो इतने की थी, ये 0 है अपना, इधर हम बढ़ रहे हैं, तो जो भी वैल्यू होगा, मान लो ये वैल्यू आता है 10 20 30 40, मान लो ये 40 आया और ये तो 50 और ये 60 हो जाएगा सपोज, तो 60 तो बड़ा हुआ ना 40 से, आगे की तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। तो हॉर्सेस हैं हमारे पास इतने और चाहिए थे इतने, तो एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे कि स्पीशीज 1 जो है वो विन कर रहा है, ठीक है। देखो वाई एक्सिस पे चेक करो, अब वाई एक्सिस किसके लिए है, जिब्रा के लिए है, तो क्या जिब्रा जीत रहा है वहीं पे, मिनिमम कितने जिब्रा चाहिए थे हमको, K1 K1 2 मिनिमम हमको कितने जिब्रा चाहिए थे, K2 तो K1/α 1 2 K1/α 1 2 हमको जिब्रा चाहिए थे, पर असल में देखो कितने जिब्रा है हमारे पास, K2 K2 है, K2 है। क्योंकि ब्लैक लाइन जिब्रा का है जो कि K2 पे खत्म हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और अगर ज्यादा होता, ब्लैक लाइन थोड़ा ऊपर टच करता तो फिर बात बनती, पर देखो जिब्रा हमारे इतने तक ही आके सिमट गए, कैरिंग कैपेसिटी अचीव हो गई। दैट मींस यहाँ पे लिखो कि स्पीशीज 2 विल लूज, है ना। तो ओवरऑल क्या हो गया, स्पीशीज 1 विल विन। बस यही आपको काम करना है लॉट कम करना है, ये 4 पॉइंट्स याद रखो, कंपेयर करो कौन ज़्यादा कौन कम, बस। अब देखो जो मैंने आपको अल्फा 21 अल्फा 12 बताया है, तो हो सकता है कि एग्जाम में अगर अल्फा 12 और अल्फा 21 है तो इसको कहे अल्फा, इसको कहे बीटा, तो भी बात तो वही है ना, मतलब इसका बदल नहीं रहा, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलो दूसरा सिनेरियो बनाते हैं इससे, बस अब ब्लैक लाइन को आगे कर देंगे, रेड को पीछे कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही रखना है। ब्लैक को कर दिया आगे, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट वैसे ही रहेगा, क्या है ये, तो ये है K2/α 21 और ये क्या है K2, ठीक है। और रेड को पीछे कर देना है, रेड को पीछे कर देना है, ठीक है। अब ये क्या हो गया K1 और ये हो गया K1/α 12, ठीक है। ये हो गया स्पीशीज नंबर 2 के लिए वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस अभी भी स्पीशीज 1 के लिए होगा। अब फिर से सिनेरियो नंबर 2 है, ठीक है। पूछा गया हु विल विन, अब क्या करेंगे बताओ, अब कौन जीतेगा, स्पीशीज 2 विल विन, ठीक है। फिर से वही काम करेंगे, देखो कि स्पीशीज 1 जो है वो एक्स एक्सिस पे डिनोट किया हुआ है हॉर्स के लिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ हॉर्स कितने चाहिए हमको, कितने हॉर्स होने चाहिए, K2/α 21, पर देखो रेड लाइन कहाँ पे आगे खत्म हो जा रहा है, यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। चाहिए थे इतने पर है इतने, तो स्पीशीज 1 क्या हो रहा है, यहाँ पे लूज हो रहा है। वाई पे भी देख लो एक बार क्या हो रहा है, वाई है जिब्रा के लिए, कितने जिब्रा चाहिए थे, K1/α 12 चाहिए थे, पर असल में कितने जिब्रा है, K2 है, तो रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्पीशीज 2 विन हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो गया, हु विल विन, स्पीशीज 2 विल विन and 1 विल लूज, ठीक है। अब चलो तीसरा बनाते हैं।
दोनों को हम क्रॉस करवा देंगे। चलो ये रेड किसके लिए था? स्पीशीज नंबर 1 के लिए था। ये हो गया K1 और ये हो गया K1 बाई K2 बाई अल्फा 1 और एक ब्लैक स्पीशीज 2 के लिए था। तो उसको ऐसे बनाते हैं, क्या था ये? तो K2 बाई अल्फा 2 1 और ये था K2। ठीक है, चलो अब बताओ हु विल विन? यहाँ पर K1 होना चाहिए ना, K1 बाय अल्फा K1 बाय अल्फा 1। Species, I think Constant. 1. ठीक है, कोई भी नहीं, एक विनर हम किसी को नहीं मान सकते। ठीक है, कोएग्जिस्टेंस वाला केस हमको दिख रहा है कि दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो चेक करते हैं हम। एक्स एक्सिस पे क्या हो गया? स्पीशीज 1 की बात कर रहे थे, तो कितने चाहिए थे इंडिविजुअल स्पीशीज 1 के? केवल चाहिए थे, केवल लेकिन है कितने चाहिए थे? K2 अल्फा K2 बाय अल्फा 2 1 चाहिए, पर असल में देखो है कितने? K1 K1 कम है, स्पीशीज 1 तो नहीं जीत रहा। ठीक है, उधर देखो 2 का क्या हो रहा है? 2 के कितने होने चाहिए थे? K1 बाय अल्फा 1 है कितने? K2 K2 है, 2 भी नहीं जीत रहा, तो क्या बोल सकते हैं हम? ओके नाइदर स्पीशीज विन, कोई नहीं जीत रहा। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सिनेरियो नंबर 3, नाइदर विल विन, ना 2 विन कर रहा है और ना 3 विन कर रहा है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? कोएग्जिस्टेंस होगा, दोनों साथ में रह लेंगे। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं बताओ? इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन में क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक क्या भारी पड़ रहा है? कोई जब कोई जीत ही नहीं रहा है, कोई विनर नहीं है, मतलब इंटर स्पेसिफिक की इंटेंसिटी कम है, इंट्रा स्पेसिफिक होगा यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो इंटर स्पेसिफिक से ज्यादा दिखेगा। इंट्रा तो मैम सेम स्पीशीज में होता है ना, यस, इंट्रा सेम स्पीशीज की बात करता है। बट यहाँ तो यहाँ पे दोनों है, बट आपने क्या देखा? फाइनल रिजल्ट क्या आया? कोई भी विन नहीं कर रहा। कोई भी विन जब नहीं कर रहा है, मतलब इंटर स्पेसिफिक की इंटेंसिटी इंट्रा से कम है, वो कहने का मतलब हुआ। ठीक है, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, क्योंकि साथ में रह ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। चलो अब बताओ, यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर हम ले और पूछें कि ग्रोथ रेट दोनों का बताइए कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या होगा, तो स्पीशीज 1 की बात करें तो क्या होगा? स्पीशीज 1 का ग्रोथ रेट देखो, स्पीशीज 1 का आइसोक्लाइन रेड, आइसोक्लाइन से बाहर चले गए नेगेटिव, घटता हुआ स्पीशीज 1 इधर। लेफ्ट साइड ठीक है, स्पीशीज 2 पॉजिटिव या नेगेटिव? y एक्सिस आइसोक्लाइन के अंदर है एरिया, बढ़ेगा तो ऊपर बढ़ेगा तो ऊपर। ठीक है, तो एक का ग्रोथ रेट घट रहा है, एक का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। रिजल्टेंट ग्रोथ रेट हम कैसे दिखाएंगे? दोनों के बीच में है ना, इधर इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की तरफ। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है, इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो जो रिजल्टेंट ग्रोथ रेट आएगा वो इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आएगा। यहाँ भी लेके देख लो, वही चीज होगा, 1 जो है वो घटेगा, 2 जो है वो बढ़ेगा, तो रिजल्टेंट अगेन बीच में आएगा, है ना। तो इस ट्रायंगल में कहीं भी पॉइंट लोगे तो यहीं पे आएगा आपका डायरेक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ आएगा। इस ट्रायंगल में अगर ले तो क्या होगा? देखो कोई एक पॉइंट लो, देखो स्पीशीज 1 का ग्रोथ रेट क्या होगा? डायरेक्शन अंदर है, मतलब
आइसोक्लाइन के अंदर है तो बढ़ेगा, स्पीशीज 1 का बढ़ना यानी कि इधर, ठीक है, उसका घट जाएगा नीचे आ और जाएगा 2 का नीचे आ बाहर चले जाएगा। गए, घटेगा, तो नीचे 2 का आएगा। घटना यानी नीचे, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच में यानी कि इधर अगेन इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ, ठीक है। इस ट्रायंगल में फिर से दूसरा पॉइंट भी लो तो रिजल्टेंट वही आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, चलो यहाँ लेके देख लेते हैं, यहाँ अगर लें तो क्या होगा, स्पीशीज 1 का आइसोक्लाइन के अंदर है, बढ़ेगा लेफ्ट साइड, बढ़ेगा, 2 का आइसोक्लाइन के अंदर है, बढ़ेगा, रिजल्टेंट फिर से चला गया उधर, ठीक है। तो कहने का ग्राफ मतलब के है अंदर में बढ़ता है तो लेफ्ट साइड ना, घटता है तो लेफ्ट साइड, नहीं 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 ये उल्टा जाएगा। 1 का अगर घटाएंगे तो लेफ्ट करेंगे, है ना, क्योंकि स्पीशीज 1 घटता हुआ इधर लेफ्ट जाएगा। मतलब तो पॉजिटिव है ना। देखो इस पॉइंट पे मैंने पूछा आइसोक्लाइन के अंदर में। ग्रोथ रेट ऑफ स्पीशीज 1 आइसोक्लाइन के अंदर है, अंदर है तो बढ़ेगा, ग्रोथ रेट पॉजिटिव होगा, हाँ। तो स्पीशीज 1 का बढ़ता हुआ ग्रोथ रेट इधर दिखाएंगे, 1 का बढ़ता हुआ इधर जाएंगे ना, 1 यहाँ पे 0 है तो इधर की तरफ बढ़ेगा ना, राइट साइड, नहीं समझ रहे? यस मैम समझ रहे हैं। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो गई, जैसे जैसे ये 0 हुआ ना, यहाँ 10 20 ऐसे बढ़ रहे हैं हम, तो स्पीशीज 1 किस तरफ बढ़ रहा है, राइट इस पॉइंट पे है, मान लो इस पॉइंट पे बढ़ता हुआ दिखाना है तो इधर बढ़ेंगे ना, इस पॉइंट पे है घटता हुआ दिखाना है तो इधर इधर जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ता हुआ हमेशा हम राइट दिखाएंगे स्पीशीज 1 के, और 2 का बढ़ता हुआ ऊपर। तो कोई भी आप पॉइंट ले लो इस ग्राफ में, हमेशा रिजल्टेंट ग्रोथ रेट आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ जाता हुआ दिखेगा, चाहे ये दोनों ट्रायंगल्स हो या इसके बाहर का एरिया भी, ठीक है। इधर भी अगर लोगे आप तो वही चीज आएगा, रिजल्टेंट आपका इक्विलिब्रियम की तरफ आता हुआ आपको दिखेगा। पर क्या देखना, तो इसमें सिनेरियो नंबर 3 में याद रखना कि जब कोई भी एक विनर उभर के नहीं आ रहा है, ठीक है, कंपटीशन दोनों के बीच में ऐसा है कि कोई भी एक विनर ना हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों कोएग्जिस्ट कर लेंगे साथ में, तो ये कोएग्जिस्टेंस का ग्राफ हो गया, इसको याद रखना, कोएग्जिस्टेंस का ग्राफ ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे K2 by alpha 2 1 आगे, K1 पीछे, और इस तरफ ये आगे और ये पीछे, ठीक है। तो ये 3 बातें इसमें याद रहेंगी आपको, और इक्विलिब्रियम पॉइंट। चलो अब आखिरी बच गया एक और, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे, है ना, ये पे बना लेते हैं इसको, सिनेरियो नंबर 4 हो जाएगा ये अपना। सिनेरियो नंबर 4, हो गया N1, हो गया N2 ठीक है, इसको यहाँ रखो, ये क्या हो गया K2 by alpha 2 1 and this is K2, ठीक है। और इसको हम ऐसे कर देंगे, this is आपका K1 and this is K1 by alpha 1 चलिए इसको पढ़िए और बताइए हु विल विन। हॉर्स के बारे में बात करते हैं, हॉर्स के कितने इंडिविजुअल्स होने चाहिए थे, K2 by alpha 2 1 होने चाहिए थे, और हैं कितने असल में, काफी ज्यादा है, रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्पीशीज 1 विन हो रहा है, वहाँ पे चाहिए थे चाहिए थे K1 by alpha 1 को, अल्फा 1 हाँ है कितने, K2 है, वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोनों का कि स्पीशीज 2 विन हो रहा है, स्पीशीज 2 विन हो रहा है। ये तो वही है। देखो वहां पे कोई विन नहीं कर रहा था, ये कोई विन नहीं करने का मतलब है कि दोनों में से कोई एक दूसरे पे भारी नहीं पड़ रहा, तो को एग्जिस्टेंस का केस हो रहा है। पर यहाँ पे एक बार ये विन कर रहा है तो एक बार वो विन कर रहा है, विनर है, वहाँ पे तो कोई विनर ही नहीं था, ट्रॉफी किसको दे, पर यहाँ पे हम दे सकते हैं, एक बार इसको देंगे एक बार इसको देंगे। तो कहने का मतलब है कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि एनवायरमेंट किसके फेवर में काम कर रहा है, तो कभी ये विन करेगा कभी वो विन करेगा, ठीक है, ऐसा मान के चलना। तो इसको इसमें हम लिखेंगे एनी कैन विन, एनी कैन विन, एनी कैन लूज, ठीक है, विन भी करेंगे लूज भी करेंगे, दोनों चीजें साथ चलेंगी दोनों के साथ, ठीक है।
अब देखो अगेन यहाँ पे हमको एक इक्विलिब्रियम पॉइंट तो मिल रहा है। ये क्या था? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई एक पॉइंट लो। अब बताओ 1 का ग्रोथ रेट किधर दिखाएंगे? लेफ्ट साइड नहीं, राइट जाएगा मैं। राइट जाएगा इसमें। क्योंकि 1 का आइसोक्लाइन ये रहा अंदर है, बढ़ेंगे, ठीक है। y Y axis। डिक्लाइन करना नीचे आएगा। बाहर चले गए हैं तो नीचे की तरफ आएंगे। रिजल्टेंट किधर चला गया? Away from इधर, अवे फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे कोई पॉइंट लो, क्या हो रहा है बताओ? x का किधर दिखाएंगे? इसका अपोजिट आ जाएगा, x का बाहर चला गया ना, हट रहा है, हटेगा तो लेफ्ट साइड, ठीक है। और स्पीशीज y के अंदर अपर अप साइड, किधर चला गया? रिजल्टेंट इधर चला गया। मतलब किसी भी सूरत में इस पॉइंट से हम दूर जा रहे हैं। ग्रोथ रेट जो है, रिजल्टेंट ग्रोथ रेट, वो इस पॉइंट से दूर जा रहा है। तो इस केस में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे इसको, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे भी ले लो वही होगा, यहाँ पे भी ले लो वही चीज़ होगा, ठीक है। किसी भी हाल में नेट ग्रोथ रेट पॉइंट से दूर भागेगा, ठीक है। तो ये 3 और 4 में कंफ्यूजन रहता है, इसको क्लियर कर लीजिए यहीं पे। ये देखो 3 में क्या हो रहा है कि एक विनर कोई हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक विनर नहीं है, को एग्जिस्टेंस का केस उसको बोलना है। जबकि इसमें विनर है, एक बार ये होगा तो एक बार वो होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एनी कैन विन एनी कैन लूज, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, ठीक है। तो ये थे आपके वर्ड का वोल्ट्रा के 4 डिफरेंट सिनेरियोस। क्वेश्चन आपको इन्हीं चारों से आएंगे। किसी को कुछ दिक्कत है इतने में? क्लियर है सबको? ठीक है, तो आज इतने करने देते हैं।